नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके कुछ अहम विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब ना पैसे को लेकर हमारी जो सोच है उस पर सवाल उठाती है और एक अलग ही नज़रिया देती है। इसमें ख़ास बात है लेखक के दो पिताओं की सोच का फ़र्क। एक तो उनके पढ़े लिखे पिता, सरकारी नौकरी वाले, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे पर बहुत अमीर, यानी रिच डैड। यही कंट्रास्ट इस किताब की जान है। सही कहा। और आज हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ किताब के पॉइंट्स दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये जो पारंपरिक सोच है ना पैसे को लेकर, उसको कैसे चुनौती देती हैं। ये सिर्फ ज्यादा पैसे कैसे कमाएं इसकी तरकीब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में पैसे को देखने का नजरिया बदलने की बात है, ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो आर्थिक स्वतंत्रता मिल सके। हाँ, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे सुना हुआ सबक है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब सिर्फ सैलरी पर जीने से ये कैसे अलग है? यही बुनियादी फर्क है। मतलब ये कि सिर्फ महीने के अंत में जो तनख्वाह आती है उस पर निर्भर ना रहें, बल्कि ऐसी चीजें बनाएं या उनमें पैसा लगाएं जो आपकी जेब में लगातार पैसा डालती रहें, भले ही आप उस वक्त एक्टिवली काम ना कर रहे हों। इन्हें ही किताब में संपत्ति यानी एसेट्स कहा गया है, जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स, या शायद आपका अपना कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस। हम जैसे करियर बनाना कहते हैं ना, वो अक्सर किसी और के एसेट्स बनाने में मदद करना होता है। अच्छा, और यहीं पर वो संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है ना? किताब कहती है कि अमीर लोग संपत्ति जमा करते, जबकि बाकी लोग, हम जैसे मध्यम वर्गीय, वो लायबिलिटीज खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो संपत्ति हैं। वो घर वाला उदाहरण जो है वो तो काफी चौंकाता है। हाँ, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझना, क्योंकि हमारी पारंपरिक सोच से थोड़ा हट कर है। किताब के हिसाब से अगर आपका बड़ा महंगा घर आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा है, जैसे लोन की किश्तें, मेंटेनेंस, टैक्स वगैरह, तो वो आपकी संपत्ति नहीं, देनदारी है। भले ही उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही हो। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई दुकान जिससे किराया आ रहा हो। ये सारा खेल कैश फ्लो का है, पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। ये कैश फ्लो वाली बात बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ ये जानना ही काफी नहीं लगता। किताब में वो निवेश से जुड़े डर और लालच की भी बात है। लोग अक्सर पैसा खोने से डरते हैं या फिर एकदम से रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। किताब इससे निपटने के लिए क्या कहती है? हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। किताब साफ कहती है कि पैसे से जुड़े फैसले भावनाओं से नहीं, दिमाग से लेने चाहिए। देखिए, डर जो है कहीं पैसा डूब ना जाए, वो अक्सर लोगों को अच्छे मौकों से दूर रखता है। और दूसरी तरफ लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह, वो उन्हें बिना सोचे समझे बड़े जोखिम उठाने पर मजबूर कर सकता है। इससे निपटने का तरीका है अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाना और छोटे सोचे समझे जोखिम, जिन्हें कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, वो लेना सीखना। कैलकुलेटेड रिस्क या परिकलित जोखिम, इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? मतलब आंख बंद करके पैसा लगा देने से ये कैसे अलग है? हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब अंदाजे पे कूद पड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि आप पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करें, समझें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, सबसे अच्छा क्या हो सकता है, और फिर सोच समझकर फैसला लें। ये जुआ नहीं है, एक तरह की स्ट्रैटेजी है। और ये स्किल जो है ना, ये धीरे धीरे आती है, छोटे निवेश करके, अपनी गलतियों से सीखकर। किताब लगातार सीखते रहने पर बहुत ज्यादा जोर देती है। सीखने की बात से याद आया, किताब में वो कॉरपोरेशंस का जिक्र है कि अमीर लोग टैक्स बचाने और पैसे के मैनेजमेंट के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, इसे आसान शब्दों में बता सकते हैं? जरूर। देखिए, इसका जो मूल विचार है वो ये है कि अपनी संपत्ति और निवेशों को सीधे अपने नाम पर रखने के बजाय आप एक कंपनी या कॉरपोरेशन बनाते हैं और उसके तहत रखते हैं। ये एक अलग कानूनी पहचान बन जाती है। ऐसा करने के कुछ फायदे हो सकते हैं, जैसे टैक्स में कुछ छूट मिल सकती है, या अगर मान लीजिए बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान होता है तो आपकी जो पर्सनल संपत्ति है वो सुरक्षित रहती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर एक टूल है जिसे समझना और सही तरह से इस्तेमाल करना जरूरी है। किताब का जोर इसी बात पर है कि पैसों की दुनिया के इन नियमों को समझो।
अच्छा, यानी ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं, बल्कि पैसे का जो पूरा खेल है उसके नियमों को समझने के बारे में ज्यादा है। और किताब लगातार सीखने पर बहुत जोर देती है। जैसा वो कहते भी हैं कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड का सार यही है कि असली आर्थिक आज़ादी सिर्फ अच्छी नौकरी या डिग्री से नहीं मिलती। ये मिलती है सही मानसिकता से, एसेट्स बनाने पर ध्यान देने से, लाइबिलिटी से बचने से और जिंदगी भर पैसों के बारे में सीखते रहने से। ये समझना कि कौन सी चीज़ असल में आपकी जेब में पैसा डाल रही है और कौन सी निकाल रही है, शायद यही सबसे बुनियादी बदलाव है। किताब का एक और विचार याद आता है। ज्यादातर लोगों का वित्तीय संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि वे जिंदगी भर किसी और के लिए काम करते रहते हैं, और ये समझ अगली पीढ़ी को देना भी उतना ही जरूरी है, जैसा किताब में भी बताया गया है। तो चलिए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच विचार कर सकें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति सिर्फ इनकम कमाने पर ध्यान देने के बजाय असल संपत्ति बनाने की दिशा में अपना पहला कदम, चाहे छोटा ही क्यों न हो, वो कैसे उठा सकता है?